तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके पसंदीदा चैनल पे, इस खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का वेलकम है, फटाफट आ जाओ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे एसपी का आपको कुछ इंपॉर्टेंस चैप्टर दे रहे जिसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमने वहाँ पे ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, उससे ही कुछ परसेंट थोड़ा सा अलग है, खाली 19-20 का फर्क है। एसपी का चैप्टर, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, दोनों ही सेम है। अगर आपने इतना लेक्चर अगर देखा तो आप, मैं बोलता हूँ कि ओसी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ में आप एसपी में भी क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर देखा था कि भाई कौन कौन कंपनी का मेंबर्स हो सकता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में वहां पे डिस्कस किया था। अगर आपको अभी आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो ऑन देयर एंड प्लीज सी दिस वीडियो, देन आपको वहां पे पता चलेगा कि भाई कंपनी का ऑनर्स कौन कौन हो सकता है या किस किस सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, आज सीखने वाले हम लोग उसके आगे का कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि भाई किसी कंपनी का अगर किसी को मेंबर्स बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसके लिए जरूरती चीजें क्या होगी, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो कि इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। चैप्टर 11 एसपी, चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, लेक्चर नंबर 2। इंस्टा आईडी सूरज 100HH करके है। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज मैसेज करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कैसा भी चीज हो, आप बिंदास कमेंट करो, आपके लिए वो चीजें दी जाएगी। ये आपका ये हमारा आपसे प्रॉमिस है बच्चों। तो प्लीज कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज आप कमेंट्स के नीचे मैसेज कीजिए, आपको सारी चीजें वहां पे क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, एलिजिबिलिटी बोला है। अगर भाई किसी को कोई कंपनी का मेंबर्स बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या सिस्टम होगा, क्या सीक्वेंस होगा, क्या फंडा होगा, ये सीखने वाले। सबसे पहले क्या बोला है, क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होगी, देखो, बाइंग शेयर्स अमाउंट, मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, सो एनी एंटिटी, विच पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन कंपिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। दिस टॉपिक देयरफॉर एज अ कंटेक्स्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई अगर इस कंपनी का कोई शेयर लेगा, इस कंपनी का अगर कोई मेंबर भी शेयर लेता है तो वो क्या हो गया, कंपनी का ऑनर्स हो गया। जब ये मेंबर्स इस कंपनी का फॉर्म भरेगा तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी कि भाई इस मेंबर को कंपनी का शेयर देना है या नहीं देना है। अगर कंपनी को इस मेंबर को शेयर देना होगा तो कंपनी क्या देगी, अलॉटमेंट लेटर देगी। क्या देगी, अलॉटमेंट लेटर देगी। अलॉटमेंट लेटर अगर इस मेंबर्स को मिलेगा मतलब ये मेंबर्स कंपनी का क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गया, एक तरीके का मेंबर हो गया। अब जब इसको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तब कंपनी क्या करेगी भैया, इस मेंबर्स का नाम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, अपने सारे डॉक्यूमेंट में फाइलिंग करेगी, लिखेगी कि ये बंदा हमारे कंपनी का एट द टाइम, ये दिन को, ये तारीख को, इतने बजे के लिए इसको हमने मेंबर बना लिया है, इसको कंपनी ने अलॉटमेंट लेटर दे दिया है। मतलब कंपनी ने इस मेंबर्स को अपने कंपनी के शेयर अलॉट करने का फाइनली डिसीजन ले लिया है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, न्यूज चैप्टर चल रहा है, ओके चलो। तो क्राइटेरिया ये होगी कि भाई जब भी शेयर होगा तो क्या होगा, मेंबर्स और कंपनी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेंबर्स और कंपनी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक दोनों मिलेंगे वहां पे, जब दोनों मिलेंगे तो मेंबर्स के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे कहाँ पे, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या होगा, फुलफिल होगा, उसमें अटैच होगा, जिससे क्या होगा, वो बंदा कंपनी का मेंबर्स कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे क्या बोला गया है। इंडिविजुअल मतलब कोई सिंगल बंदा। इंडिविजुअल क्या मतलब, कोई सिंगल। अब देखो, अगर कोई माइनर है, माइनर का मतलब क्या होता है कि जिसका उम्र 18 साल के नीचे, जो बंदा 15 साल का हो, 16 साल का हो, 17 साल का हो, जिसका कंप्लीट 18 ना हुआ हो, जिस बंदे का 18 पूरा ना हुआ हो बच्चों, जिस बंदे का 18 प्लस ना हुआ हो, उसे बोलते हैं माइनर पार्टनर। तो माइनर पार्टनर्स कभी भी कोई भी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है, बिकॉज वो क्या है, 18 साल के नीचे है। हमारे कंपनी एक्ट में लिखा गया है, कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है 13 में, कि भाई अगर कोई बंदा 18 साल से नीचे है देन उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर बन सकता है बच्चों। चलो फिर क्या बोला, इंसॉल्वेंट, सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स
held by the official receiver assets so the insurer person stop being the member. Suppose अब किसी कंपनी का, सपोज ये कंपनी का 50 शेयर किसके पास है, 50 शेयर इस मेंबर के पास है, ठीक है। ये मेंबर के पास क्या है, 50 शेयर है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का, ठीक है। अगर ये कंपनी के पास शेयर भी है, ये मेंबर के पास कंपनी का शेयर भी है, और ये मेंबर जो ये आदमी है वो एक कंपनी का मेंबर भी है, मतलब इस कंपनी का जो ये एक्स मेंबर है, ये एक्स कंपनी का मेंबर भी है और एक्स के पास कंपनी का कुछ शेयर भी है, मतलब कंपनी का दोनों तरीके से हो गया है, मेंबर है। एट द टाइम अगर ये एक्स इंसॉल्वेंट होता है या कंगाल होता है, उस टाइम पे अगर वो शेयर्स को बेचना चाहे तो बेच सकता है, शेयर्स को बेच देगा, फिर भी वो कंपनी का मेंबर्स कहलाएगा, क्योंकि जब कंपनी रजिस्टर करने से पहले ये बंदे ने कंपनी का मेंबर्स बना था। जब भी कंपनी हमारे कंट्री में लॉन्च हो रही थी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू था, उस टाइम पे इस मेंबर का नाम हमारे कंपनी के डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया था एज द मेंबर। उसके बाद अगर एक्स ने कंपनी का शेयर लिया तो उसको शेयर्स भी मिलेंगे। अगर कंपनी का जो एक्स मेंबर है वो एट द टाइम कभी भी कंगाल होता है तो वो जो लिए हुए उसके शेयर सिर्फ उसको बेच सकता है, शेयर्स बेचने के बाद भी वो कंपनी का मेंबर्स कहलाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही कंपनी का मेंबर था, उसने बाद में शेयर परचेस किया है बच्चों, ठीक है। चल उसके बाद क्या बोला गया है, इंसैन और लुनेटिक। इंसैन का मतलब होता है दिमाग से कम होना, इंसैनिटी मतलब दिमाग से कम होना, पागल होना, कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हो। अब भाई जो भी पागल होगा, जो भी दिमाग से कम होगा, क्या भाई वो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, क्या वो एक डिसीजन ले सकता है, नहीं ले सकता है। क्या वो किसी कंपनी का शेयर अच्छे तरीके से बाय कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो भाई इसमें अगर कोई पागल है, कोई लुनेटिक है, कोई इंसान है, तो उसमें कंपनी उसको एलिजिबल नहीं देगी एज अ मेंबर बनने का, ठीक है। फिर क्या बोला है, फॉरेनर। सिंस ऑफ अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी मेंबर्स ऑफ अ इंडिपेंडेंट कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेमर 1999, ठीक। अगर कोई फॉरेनर, कोई आउट ऑफ द कंट्री अगर चाहता है कि भाई उसको आउट ऑफ द कंट्री इन्वेस्टमेंट करना, अगर कोई सपोज ये जो एक्स मेंबर है, ये एक्स मेंबर है हमारा यूएसए का, हमारी कंपनी कहाँ पे है, इंडिया में है। अगर ये यूएसए का एक्स चाहता है ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंडिया कंपनी में, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो इंडिया कंपनी का कोई भी जो भी कंपनी का मेंबर्स बन सकता है, बट उसके लिए एक एक्ट होता है, वो होता है फेमा, फेमा 1999। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब कि फॉरेन का यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, वहाँ पे मनी क्या होगा, एक्सचेंज होगा बच्चों, तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके थ्रू कोई भी फॉरेनर हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो उसके बाद क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने बात किया किसी इंडिविजुअल मेंबर्स की बात की वहां पे, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी की बात करेंगे कि कंपनी भी भाई कोई अदर कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या। तो देखो क्या है, पहला क्या बोला है, कंपनी। A company being a legal person can be member of another company on its own name. It can be become member only advertised by members of official company cannot be invest in own share। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी कंपनी होती है, सपोज ये रिलायंस कंपनी है, ये रिलायंस कंपनी है। अब इसके जो ऑनर है वो मुकेश भैया है, मुकेश सर है, मुकेश अंबानी सर है, ठीक है। अब मुकेश अंबानी सर इसके ऑनर है, बट ये रिलायंस कंपनी का खुद का एक पहचान है, रिलायंस कंपनी खुद के नाम से जानी जाती है। अगर आपके, मैं बताया ना कि अगर आपके मोबाइल का सिम का, जियो सिम का नेटवर्क जाता है तो आप क्या बोलते हो, अरे जियो का नेटवर्क गया। कभी आपने बोला है कि मुकेश अंबानी जी का नेटवर्क गया, कभी नहीं बोला है आपने, क्योंकि कंपनी खुद के नाम से जानी जाती है, कंपनी का खुद का ऑथोराइज होता है, कंपनी का खुद का सिग्नेचर होता है, कॉमन सील होता है, कंपनी खुद का स्टैंप होता है। तो अगर ये रिलायंस कंपनी चाहती है कि भाई ये HDFC कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये रिलायंस कंपनी को हक है कि भाई वो HDFC कंपनी में क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये रिलायंस कंपनी HDFC की मेंबर हो सकती है। मतलब यहाँ पे रिलायंस कंपनी का खुद का एक नाम है, खुद की एक पहचान है, खुद का एक वजूद है, ठीक है। तो ये कंपनी कोई भी मेंबर किसी कंपनी का बन सकती है बच्चों, ठीक है।
फिर बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग अ रजिस्टर्ड एंट्री इट कैन बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जब भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे इंडिया में बनती है उस टाइम पे क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, कंपलसरी है, आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसके मेंबर होते हैं वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो गए। बट अगर कोई मेंबर चाहता है, कोई कोऑपरेटिव का मेंबर चाहता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, अगर वो चाहता है कि भाई वो किसी और कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको पूरा अथोराइट से, पूरा राइट से कि वो किसी और कंपनी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो, सिंस इट इज अ जस्टिस पर्सन इट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द कंपनी, इट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट जो हमारे आया था 2008 में, हमने वहां पे पढ़ा है, तो उसमें क्या बोला गया था कि भैया जब भी आपकी कंपनी लॉस में जाती है तो आपके पर्सनल असेट नहीं बिकेंगे, आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, कि जितना आपकी कंपनी में स्टॉक्स है या सामान है आप सिर्फ उतने ही बेचो, आप बाहर की चीजें नहीं बेच सकते हो, मतलब आप उनके पर्सनल असेट्स को नहीं बेच सकते हो, आपको जितना बेचना है आप कंपनी के एसेट्स बेचो और अपने लॉस को कवर करो, आप पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स तक आपको जाना नहीं है। तो वो वाले बिजनेस में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, वो तो एक पार्टनरशिप के मेंबर है, एक पार्टनरशिप जो उनका फर्म है उसके तो मेंबर्स हैं, अगर वो मेंबर्स चाहते हैं कि और कोई कंपनी के मेंबर्स बने, वो पार्टनरशिप के मेंबर अगर चाहते हैं कि कोई अनदर कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको ऑथोराइज से वो बन सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर क्या बोला है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइडेड मेंबरशिप ऑफ द हब बट शेयर कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ कर्तन। अब हिंद में क्या बोला है कि भाई आप मेंबर्स बन सकते हो, आप किसी और कंपनी के मेंबर्स बन सकते हो, मगर वहां पे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो क्या होता है, पूरी फैमिली मिलके करती है, पूरी फैमिली मिलके हाँ हिंदू फैमिली फर्म को चलाती है। उसमें जो मेन होता है, जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता है, सबसे उम्रदार पर्सन होता है आपके फैमिली में, उसको क्या बोलते हो, कर्ता। तो जब भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर किसी कंपनी का ऑनर खरीदने जा रही है, किसी कंपनी का शेयर खरीदने जा रही है, तो वहां पे सिर्फ कर्ता का नाम मेंशन किया जाएगा, उस कंपनी का मेंबर कौन होगा, सिर्फ कर्ता ही होगा। जब भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी और कंपनी का शेयर परचेस करेगी उस टाइम पे अगर मेंबर बोलूं तो को पार्टनर्स को अथॉरिटी नहीं है, ओनली कर्ता, वहां पे कर्ता का नाम वहां पे उस कंपनी के मेंबर लिस्ट में मेंशन किया जाएगा। सिंपल है। चल ये बोला गया पार्टनरशिप फर्म, द फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी एज इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, it is not a registered entity but firm can hold shares of the company in the individual name of the partner। तो मैंने वही बोला कि भाई पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी क्या होता है, रजिस्टर नहीं होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, उसका एग्रीमेंट बनता है, आप एग्रीमेंट बनाओ और अपना बिजनेस चलाओ। अगर इन द केस ऑफ अगर 4 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स में से अगर एक के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो अगर एक पार्टनर्स चाहता है, एक पार्टनर अगर चाहता है कि भाई वो कोई और अनदर कंपनी का मेंबर्स बने, कोई अनदर कंपनी का शेयर्स परचेस करे, तो वो बंदा अनदर कंपनी का शेयर्स परचेस कर सकता है। अब जो भी पार्टनर्स परचेस करेगा, सपोज 4 पार्टनर्स है ABCD, अगर C पार्टनर्स किसी अनदर कंपनी का शेयर परचेस कर रहा है तो वहां पे C पार्टनर्स का नाम मेंशन किया होगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म का नाम मेंशन किया होगा। जो भी बंदा शेयर खरीदेगा उसका ही नाम मेंशन होगा। ABCD 4 पार्टनर से, अगर D खरीदता है तो D का नाम उस कंपनी में मेंशन होगा, ABC का नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी अलग है। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स परचेस करता है, उस टाइम पे जो मेंबर्स परचेस कर रहा है शेयर उसी का नाम मेंशन किया होगा। चलो अब लास्ट हो गया ट्रस्ट। अब ट्रस्ट मतलब पता है कि आपको जो जो एनजीओ होता है, जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो चलाते हैं बिजनेस को एज अ कम प्रॉफिट में, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, टैक्स बहुत कम लगता है ट्रस्ट वालों को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी द ओनर्स नेम। ट्रस्ट जो चलाता है वो भाई उसको पूरा अथॉरिटी है कि भाई वो कोई भी कंपनी का मेंबर्स हो सकता है। और क्योंकि ट्रस्ट कौन चलाता है, ट्रस्ट बड़े बड़े लोग चलाते हैं, क्योंकि भाई वो लोग बड़े बड़े कंपनी के ऑनर होते हैं, उनको उतना पैसा आता है। तो जब पैसा आता है तो सरकार क्या बोलती है, भाई जो भी ट्रस्ट चला रहा है, जो भी अपने पीपल इकोनॉमिक वेलफेयर का इस मतलब अच्छा कर रहा है, उनके लिए क्या कर रहा है, बेनिफिशियल कर रहा है। आप देखिए बड़ा बड़ा ट्रस्ट जो कि बड़े बड़े अभी हॉस्पिटल खुल गए, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो सब एक ट्रस्ट चलाते हैं। बहुत सारे ट्रस्ट
कि हॉस्पिटल भी है जो कि चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको क्या होता है, जो टैक्स होता है टैक्स उनके लिए बहुत कम लगता है, और वो क्या करते हैं, सोशल पीपल का क्या करते हैं, सर्विस देते हैं उनको, एक तरीके का एक सर्विस देते हैं जो कि कम पैसे में देते हैं, ठीक है। अनदर प्राइवेट से अगर बात करूँ तो ट्रस्ट जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह है, ट्रस्ट जो भी स्कूल्स वगैरह, वहाँ की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा ही लो होते हैं, ठीक है, तो उनको अथॉरिटी वो मेंबर्स बन सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देखेंगे भाई एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप एक्ट। एलिजिबिलिटी क्या है मेंबरशिप एक्ट की, इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की। आपको ये चीज़ आपने पढ़ लिया है, आपको पता हो गया होगा, फिर भी आप इसमें देखोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, कैटेगरी क्या बोला है, इंडिविजुअल का कैटेगरी क्या बोलता है, कोई भी सिंगल पर्सन का क्या बोला है, अगर कोई माइनर पर्सन है तो उसकी एलिजिबिलिटी है क्या, 18 साल का कोई नीचे है तो उसको एलिजिबिलिटी है क्या मेंबर बनने का, नहीं है, मतलब रॉन्ग, आपने क्या किया एक्स, मतलब नहीं है। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको क्या अथॉरिटी है क्या बच्चों, नहीं है, तो अपन ने यहां पे रॉन्ग कर दिया। फॉरेनर, अगर कोई फॉरेनर चाहता है तो वो क्या हो सकता है, अपने कंपनी के मेंबर्स बन सकता है, कौन से एक्ट के द्वारा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। ठीक है, करता हो पैचूप, कोई भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट उस कंपनी में जॉइंट हिंदू फैमिली का नाम नहीं आएगा, ओनली कर्ता का नाम वहां पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स हो, कोई अनदर कंपनी का मेंबर्स बन सकता है, उसको पूरा अथॉराइट्स और राइट्स होता है। चलो अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पे बोला कैटेगरी और इलिजिबिलिटी, क्या बोला, कैटेगरी और इलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे देखो कंपनी, अब कोई कंपनी अगर चाहती है, क्योंकि आपको पता है ये कंपनी का जो नाम होता है, कंपनी का खुद का एक पहचान होता है, कंपनी का खुद का एक नाम होता है, कंपनी का खुद का एक स्टैंप होता है, कंपनी एक पर्सन की तरह ही है, कंपनी एक पर्सन की तरह है, खाली वो उसके अंदर सांसें नहीं है, बट कंपनी एक खुद का एक मुकाम खड़ा की होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कंपनी को राइट है कि भाई कंपनी भी कोई भी कंपनी अलग कंपनी का मेंबर बन सकता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या है, राइट्स है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई भी मेंबर्स अनदर के कंपनी के मेंबर्स बन सकते। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी के पार्टनर्स भी भाई किसी और कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं, वहां पे इनका तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आ सकता है वहां पे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स चारों की भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लो या तो ले लो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, ये दोनों ले लो, ठीक है, ये दोनों है। अब इसके जो मेंबर्स होंगे, इन्होंने सपोज कोऑपरेटिव में 10 लाख रुपए जमा किया है, 10 लाख, ठीक है, और इसने भी 10 लाख रुपए जमा किया है, ठीक है। अब ये लोग चाहते हैं कि भाई एक कंपनी लॉन्च हुई है, ठीक है, अब एक कंपनी लॉन्च हुई है इन्फोसिस, मतलब एक कंपनी है आईटी सेक्टर का इन्फोसिस, अब ये कंपनी आई है मार्केट में। अब ये चाहती है कि भाई ये पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 लाख के पूरा क्या करेगी, इसके इन्वेस्टमेंट करेगी, क्या करेगी, इस पे इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये एलएलपी भी सेम, दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों का एक ही फंडा होगा। देखो ये भी चाहती है कि भाई इस पे क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। अब दोनों ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया, अब इस इन्फोसिस के डॉक्यूमेंट में किसका नाम आएगा, पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आएगा कि भाई ये जो भी इसका नाम होगा कोऑपरेटिव का, जो भी समझ लो वेलफेयर होगा या कुछ भी नाम होगा इसके आगे लगता है, तो लिखेगा कि भाई ये नाम का कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमारे कंपनी में इतने का इन्वेस्टमेंट किया है, हमारी कंपनी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इतने % का शेयर देगी, ठीक है। और सेम एलएलपी का भी वही है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस का भी क्या होगा, अगर किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस ने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिखेगा कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये बिजनेस ने हमारे कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी इतना इसको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देगी या डिविडेंड देगी या इसको प्रॉफिट देगी, इतना शेयर देगी, जो सारी चीज़ों को मेंशन किए होंगे। अब जब भी कंपनी इनको शेयर के कुछ हिस्से देगी तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे मेंबर्स को मिलेगा। अगर कंपनी का कुछ शेयर कुछ प्रॉफिट अगर एलएलपी को दे रही है तो एलएलपी में जितने मेंबर्स है सारे क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे, तो वहां पे कंपनी का नाम मेंशन होगा। कोई भी एलएलपी और कोऑपरेटिव को हक है कि भाई वो किसी कंपनी का मेंबर हो सकता है। एचयूएफ, मैंने बताया कि एचयूएफ कभी भी किसी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, खाली अगर होगा तो सिर्फ कर्ता हो सकता है, सिर्फ कर्ता को राइट है कि कर्ता भाई किसी भी कंपनी का मेंबर्स बन सकता है, बट
ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म को वहां पे अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, चलो क्यों नहीं होती है? क्योंकि को पार्टनर्स को कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए पार्टनरशिप मैंने बताया कि पार्टनरशिप के मेंबर अगर करेंगे तो सिर्फ मेंबर का नाम आएगा, पूरे पार्टनरशिप फर्म का नाम किसी कंपनी मेंबर नहीं बन सकते हैं। फिर क्या बोला? ट्रस्ट, ट्रस्ट को ऑलवेज राइट है भाई, कोई भी ट्रस्ट होगा, बड़े बड़े ट्रस्ट जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं तो वो कोई भी कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है? क्या देखते हैं अभी क्या बोला? एक्विस्टर मतलब क्या कि कुछ और मतलब कुछ एक्स्ट्रा और कैसे मेंबर्स बन सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं हम लोग। पहले क्या बोला? बाय सब्सक्राइबिंग। देखो, लेट अस नाउ लर्न हाउ कैन वन मेंबर ऑफ द कंपनी, एक मेंबर ऑफ द कंपनी कैसे बन सकता है। देखो, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर मेंबर्स, इट्स 7 in case of public company, 2 in case of private company and 1 in the case of personal company. In fact they are the first members of the company. जब भी भाई कंपनी स्टेबलाइज होती है, जब भी कंपनी बनना चाहती है, तो कंपनी बनने से पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है उस डॉक्यूमेंट में जिसका नाम होता है उसको कहते हैं मेंबर्स। वो ऑलरेडी क्या होता है? किसी कंपनी का मेंबर्स कहलाता है। अगर सपोज प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम आपको 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं कोई भी कंपनी को रजिस्टर करने को, तो जो 2 मेंबर्स उस टाइम पे होंगे वो क्या होंगे? कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी मिनिमम आपको 7 मेंबर्स लगते, तो जो 7 मेंबर्स का नाम होगा कंपनी के एक्ट में वो क्या होंगे? कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बात बोला गया है। सेकंड क्या बोला है? बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एनी पर्सन हु विशेस द बाय कंपनी शेयर्स हैज टू अप्लाई फॉर द सेम एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन by the company, the person is allotted the share and becomes shareholder through by the members of the company as the name is registered of the members. उसके बाद अगर कोई पर्सन चाहता है, कोई बाहर का पर्सन चाहता है कि भाई मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी का जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो वो बंदा क्या करेगा? देखो, अब ये कंपनी है, अभी कोई मेंबर चाहता है, ये मेंबर्स चाहता है कि भाई ये एक्स मेंबर जो है ये चाहता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये एक्स मेंबर क्या करेगा? कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी देखेगी, कंपनी डिसाइड करेगी कि भाई इसको अपने को देना है या नहीं देना है। अगर कंपनी चाहती है कि भाई इसको शेयर देना है तो इसको देगी अलॉटमेंट लेटर। फिर अलॉटमेंट लेटर मेंबर्स को मिलेगा, एक्स मेंबर को, तब पता चलेगा कि भाई एक्स मेंबर को इस कंपनी का शेयर मिल गया है। उसके बाद क्या होगा? एक्स मेंबर का नाम, उसका डॉक्यूमेंट, उसके सारे चीज़ जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे चीज़ें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में क्या होगा? रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, फिर वो कंपनी का मेंबर्स कहलाएगा। ठीक है, चलो थर्ड क्या बोला है? बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमेटेड फॉर्म, एनी पर्सन हु हैज शेयर इन हिज नेम एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगर किसी ने भाई कंपनी का बहुत सारा डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स को स्टॉक करके रखा है, शेयर को परचेज करके वहां पे रखा है डिपॉजिटरी वाले में, मतलब कि कोई भी डीमेट अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट मतलब कि जहां पे आप कुछ भी स्टॉक्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अगर डीमेट अकाउंट का कोई एक बंदा है कि बहुत सारे कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा है और उसका नाम डिपॉजिटरी में मेंशन किया हुआ है, तो भी वो कंपनी का मेंबर्स ही कहलाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि देखो एक ये डीमेट अकाउंट है। अब डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि भाई आप कोई भी स्टॉक होगा, कोई भी सिक्योरिटीज, जो भी स्टॉक कंपनी का होता है उसको आप यहाँ पे खरीद के रख सकते हो। जैसे कि आप अकाउंट में पैसा रखते हो ना, सेविंग अकाउंट में, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो इसी तरीके से आप कोई भी कंपनी का स्टॉक आप यहाँ पे परचेज करके रख सकते हो और कभी भी आप उसको बेच सकते हो। तो अगर कोई पर्सन ने किसी एक कंपनी का बहुत सारा स्टॉक लेके यहाँ पे रखा है और उसका नाम डिपॉजिटरी रिसिप्ट पे मेंशन है, तो वो भी कंपनी का मेंबर्स क्या होगा? कहलाएगा। ठीक है, चलो के बाद देखेंगे फोर क्या बोला? बाय ट्रांसफर, एनी पर्सन हु इज बाय शेयर ऑफ अ कंपनी फॉर्म एंड एक्सेप्टिंग मेंबर्स बिकम ही रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर कोई बंदा चाहता है, कोई बंदे ने अगर कंपनी का शेयर खरीदा है और वो बंदा चाहता है कि भाई मुझे अब शेयर को बेचना है, मुझे शेयर को ट्रांसफर करना है, मेरे को शेयर को रखना नहीं है, तो वो कंपनी के शेयर्स को बेच सकता है और कंपनी का जो शेयर बेचेगा, जो शेयर कंपनी ली है वो शेयर किसी और को कंपनी क्या करेगी? रीसेल करेगी। फिर वो मेंबर का नाम हट के दूसरा मेंबर आ जाएगा। देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इधर, जैसे कि देखो ये ए ने हमारे एबीसी कंपनी का शेयर लिया था। ठीक है, शेयर लिया था 50। अभी ए चाहता है कि ये 50 शेयर को बेचना है। ए क्या करेगा? ये 50 शेयर कंपनी को वापस दे देगा।
तो ये कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी रीसेल, किसको, किसी और को बेच देगी। तो अब ये जो ए था वो ए मेंबर्स था, अब ये मेंबर्स नहीं कहलाएगा, अब कौन कहलाएगा मेंबर, सी मेंबर्स कहलाएगा। ऐसा होता है, ठीक है, ये सिस्टम चलता है। चलो फिर क्या बोला है, बाय होल्डिंग शेयर, बाय एप्लीकेशन हो गया ना, ये वाला हो गया। फिर क्या बोला है देखो, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ इन द एवेंट्स ऑफ द डेथ इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अगर बोला गया है कि भाई अगर आपको ट्रांसफर करना है शेयर, तो एक लॉ के हिसाब से बोला गया है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, क्या बोला देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, लॉ के हिसाब से बोला है कि भाई अगर किसी पार्टनर्स का डेथ हो गया, कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंसी हो गया, कंगाल हो गया, या कोई पार्टनर इंसेनिटी हो गया मतलब पागल हो गया, उस टाइम पे उस जो भी मेंबर्स रहेंगे उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी इसका नॉमिनी होगा, तो इसका मेंबर जो है उसका नॉमिनी कहलाएगा। अगर सपोज ए मेंबर था कंपनी का, ए का डेथ हो गया और ए के नॉमिनी का नाम है बी, तो कंपनी का मेंबर सब कौन कहलाएगा, बी कहलाएगा, बिकॉज ए का नॉमिनी कौन है, बी है। ए की डेथ होने के बाद बी मेंबर्स कहलाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ए का जो शेयर है वो बी के नाम पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा लॉ के हिसाब से, ठीक है। चलो क्या बोला है, नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी। अब मतलब नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी इन द केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी, द नेम ऑफ नॉमिनी हु हैज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ पीसी पार्टी क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकम ऑफ इट्स सोल ओनर इन द डेथ ऑफ द मेंबर। देखो अब भाई जो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, एक ही बंदा होता है जो पूरे बिजनेस को चलाता है। अब बिजनेस को चलाता है, अगर किसी एक बंदे की कंपनी है, अगर वो पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो कंपनी का जो एक बंदा है वो अपने नॉमिनी का नाम कंपनी में दिया रहता है कि भाई अगर मैं मर जाऊं या मुझे कुछ भी हो जाए तो जो भी मेरा जो भी शेयर है वो क्या हो, मेरे नॉमिनी के नाम पे क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अभी आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े LIC में देखे होंगे, जब भी आप कोई LIC खुलवाते हो तो वहां पे आपके नॉमिनी का नाम मांगते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो भी जो भी आपका संपत्ति है, जो भी आपके प्रॉफिट्स की चीजें हैं, जो भी आपके पैसे मनी जो भी कुछ है, वो सारी चीजें आपके नॉमिनी को जाएगा। अभी सपोज हम लोग में क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, दादाजी के एक्सपायर होने के बाद हमारे डैड के नाम पे वो प्रॉपर्टी चल जाती है, क्योंकि डैड हमारे नॉमिनी होते हैं उस चीज़ों के। तो यहाँ पे भी ऐसे होता है कि भाई अगर हर एक कंपनी में बोला गया है कि आपको एक नॉमिनी देना होगा, मतलब नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, कि आपको एक तो नॉमिनी आपको देना होता है, ठीक है। चलो फिर बोला बाय एक्विजिशन, इफ अ पर्सन इज रॉन्गली इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और holds himself out as a member of knowing lost his name to remain on the register of the member without informing the company about the mistake and getting is rectified, is stopped and denying his membership and is liable as a member like in the event of winding up the company it is called। अगर सपोज कोई किसी कंपनी ने गलती से किसी का मेंबर्स में नाम लिख दिया, गलती से किसी मेंबर्स का नाम अपने रजिस्टर ऑफिस में मेंशन कर दिया, और उस बंदे को चीज़ पता है और वो बंदा प्रॉफिट में बता नहीं रहा है, जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो बंदा ले रहा है, बता नहीं रहा है, ठीक है। अब एट द टाइम अगर कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी अगर बंद हो रही है, तो भाई उस बंदे को भी पैसा देना होगा। बाद में बंदा नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो कहाँ पे था, मेरा नाम गलती से आपने क्यों लिखा, तो वो बंदे को बोलने का अथॉरिटी नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, इस कंपनी है, ठीक है, कंपनी में मिस्टर ए का नाम गलती से मेंशन किया है कि भाई ये हमारे कंपनी का क्या है, मेंबर्स है, ठीक है। अब ये मिस्टर ए को पता है कि मेरा गलती से नाम यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, मेरे को सब कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट हो गया, सब मिल रहा है। अब ये कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये इसको कुछ नहीं बोल रहा है, कंपनी को कुछ भी नहीं बोल रहा है कि मेरा नाम निकालो या मत निकालो। एट द टाइम कंपनी कभी लॉस में जाती है, कंपनी कभी लॉस में जा रही है, कंपनी का जब भी वाइंड अप हो रहा है, तो भाई जो भी पैसा देना होगा वो मिस्टर ए को भी क्या करना होगा, पे करना होगा। क्या करना होगा, मिस्टर ए को भी पे करना होगा बच्चों, ठीक है। वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मेंबर्स बाय प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेट। भाई मेंबर्स को वहां पे क्या जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। वहां पर कंपनी बंद हो गई तो मेंबर क्या करेंगे, देखिए जब भी कंपनी बंद होगी, अब जो भी पैसा होगा वो पार्टनर्स अपने घर लेके जाएंगे, जो भी लायबिलिटी होगा वो पार्टनर्स क्या करेंगे, पे आउट करेंगे, जो भी असेट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे चीजें क्या होंगे, बिकेंगे,
असेट्स बिकेंगे, लायबिलिटी पे ऑफ होगा, जो पैसा बचेगा पार्टनर्स अपने घर ले जाएंगे, वहां पे कंपनी क्या होगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम होता है, ये सिनारो होता है किसी कंपनी का मेंबर्स बनने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें, आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो मैंने नोट्स लिखा है आप उतना भी लिख के आते हो, दैट्स इनफ है। आप एक बार नोट्स को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा पक्का कि आपने क्या लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे चीज़ें कवर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना भाई।